हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ब्लूम्स टेक्सोनोमी। एज़ यू ऑल नो दैट हमारे जो दो पेडागोजी सब्जेक्ट्स होते हैं उन दोनों में हमारा ब्लूम टेक्सोनोमी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बड़े ही डिटेल में कि ब्लूम टेक्सोनोमी क्या है, किसने दी थी, इसमें कितने डोमेन्स को कवर किया जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ब्लूम टेक्सोनोमी को जानने से पहले हम टेक्सोनोमी का मतलब जानते हैं कि टेक्सोनोमी का क्या मतलब होता है। ठीक है, टेक्सोनोमी को अगर हम हिंदी में कहें तो टेक्सोनोमी को हिंदी में हम कहते हैं वर्गीकरण करना। मीन्स क्या होता है, टू क्लासीफाई, चीज़ों को क्लासीफाई करना, उनका बंटवारा करना, वर्गीकरण कर देना। ठीक है, सो टेक्सोनोमी मीन्स अ सेट ऑफ क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल्स। ठीक है, हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन कर देना है, वर्गीकरण कर देना है। और स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड डोमेन सिंपली मीन्स कैटेगरी। ठीक है, डोमेन्स का मतलब क्या हो गया, कैटेगरीज। सो द मोस्ट वेल नोन डिस्क्रिप्शन ऑफ द लर्निंग डोमेन्स वॉज डेवलप्ड बाय बेंजामिन ब्लूम। ठीक है, तो जो हमारी लर्निंग के जो भी कैटेगरीज थी और जो भी लर्निंग के डोमेन्स थे वो किसने बनाए थे, वो बेंजामिन ब्लूम्स ने बनाए थे। तभी इसका नाम क्या, ब्लूम टेक्सोनोमी रखा गया। ठीक है, इसको किसने डेवलप किया था, ब्लूम ने किया था, बेंजामिन ब्लूम ने किया था, इसीलिए हमने इसे ब्लूम टेक्सोनोमी का नाम दिया है। सिंपल सी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ब्लूम टेक्सोनोमी इज अ सिस्टम। क्या होता है, एक सिस्टम होता है किस चीज़ का, क्लासीफाई। अब आपको पता चल गया कि टेक्सोनोमी का मतलब क्या, क्लासीफाई करना। किस चीज़ को क्लासीफाई करना, ऑब्जेक्टिव्स को, प्रोसेस को, प्रिंसिपल्स को, क्वेश्चंस को, असाइनमेंट को। मीन्स बेसिकली स्कूल में हम जो भी बच्चों को टीच करते हैं उसको क्या करना, क्लासीफाई कर देना। ठीक है, उसको विभाजन कर देना, टुकड़ों में बांट देना। जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, ठीक है, प्रोसेस कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, असाइनमेंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, इन अ हायरार्की। किसमें, एक हायरार्की में। कैसे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले सिंपल चीज़ें आएंगी, सिंपल चीज़ों से लेकर के फिर हम बच्चे को कॉम्प्लिकेटेड चीज़ पढ़ाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स करेंगे, फिर कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, पहले कॉन्क्रीट चीज़ दिखाएंगे, फिर उसकी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तक उसको लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो मतलब सिंपल से लेकर के लोअर लेवल से लेकर के किस तरह से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल तक जाना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लूम्स टेक्सोनोमी कहते हैं। ठीक है, ब्लूम ने अपनी टेक्सोनोमी में बेसिकली इसी चीज़ की बात करी है। सो इट इज़ अ मीन्स ऑफ मूविंग स्टूडेंट्स अलोंग अ कॉन्टिन्यूम ऑफ कॉग्निटिव थिंकिंग। मतलब बच्चों को कैसे लेके जाना, कैसे मूव करना, कॉग्निटिव थिंकिंग एबिलिटीज़ फ्रॉम लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ। ठीक है, सबसे पहले बच्चे को लोअर लेवल तक के लेवल पर पढ़ाना चाहिए, फिर धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप उसको हमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जिसको हम क्या कहते हैं, HOTS, हॉट्स के नाम से भी जानते हैं। तो देख लेते हैं हॉट्स का क्या मतलब होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्या मतलब है। जैसे कि नेम से क्लियर है, हायर ऑर्डर, उच्चतम स्किल जो होती है बच्चे की। ठीक है, तो हॉट्स में क्या है, हॉट्स डज नॉट इंक्लूड मेमोराइजेशन। ठीक है, मेमोराइजेशन का क्या मतलब है, चीज़ों को मेमोराइज कर लेना। ठीक है, अपनी मेमोरी में रख लेना, याद कर लेना। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल मेमोराइजेशन इसमें इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि मेमोराइजेशन हमारी लोअर लेवल की क्या है, स्किल है। सो HOT में क्या है, मेमोराइजेशन इंक्लूड नहीं होता। दूसरी बात है कि HOT रिक्वायर्स दैट वी डू समथिंग विद द फैक्ट, हम फैक्ट्स के द्वारा कुछ करें। ठीक है, समथिंग डू मतलब कि कुछ चीज़ क्रिएट करें। ठीक है, सिर्फ फैक्ट को जान लेना, मेमोराइज कर लेना ही नहीं होता हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, बल्कि उससे कुछ चीज़ क्या करना, डेवलप करना, कुछ चीज़ बनाना। देन वी मस्ट अंडरस्टैंड देम, सबसे पहले हमें क्या है, कॉन्सेप्ट को, चीज़ों को, फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करना होता है। उसके बाद कनेक्ट देम टू ईच अदर, फिर हमें सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, सभी फैक्ट्स को, फिर उनकी कैटेगराइज करनी पड़ती है। ठीक है, कैटेगराइज देम, मैनिपुलेट देम, उसमें क्या है, चेंजेस लाने पड़ते हैं। चीज़ों को हम एज इट इज़ यूज़ नहीं करते, उसमें कुछ मैनिपुलेशन लाने पड़ते हैं। देन पुट देम टुगेदर एंड इन अ न्यू और नोवल वेज। ठीक है, हमें फिर उन सबको एक साथ लाना होता है
जितने भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जो भी हमने चीज़ सीखी है, उन सबको हमें इकट्ठा करना होता है एंड उसको किसी नए वे में, किसी नई सिचुएशन में, नए वे में क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई दैम एज सीक न्यू सोल्यूशंस टू द न्यू प्रॉब्लम्स। नई प्रॉब्लम का नए सोल्यूशन जब हम निकालते हैं तब हम उसको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे चीज़ों को बेसिकली फैक्ट्स को याद कर लेना, क्रैम कर लेना नहीं होता, बल्कि चीज़ों को समझना, फिर उनको क्या करना, इकट्ठा करना, वर्गीकरण करना उनका, और उससे कोई नई चीज़ को बनाना। ठीक है, नई सिचुएशन में किसी नई चीज़ को बनाना ही क्या होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होती है। ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में मेटाकॉग्निशन इन्वॉल्व होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है मेटाकॉग्निशन। ठीक है, अब क्या होता है मेटाकॉग्निशन? तो मेटाकॉग्निशन होता है थिंकिंग अबाउट योर थिंकिंग, हमारे दिमाग में जो भी चीज़ चल रही है उसके बारे में भी सोचना। ठीक है, थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग, अपनी थिंकिंग प्रोसेस के बारे में जब हम सोचते हैं तब हम उसको मेटाकॉग्निशन कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। ठीक है, हर किसी में ये नहीं पाई जाती। सो व्हेन अ लर्नर यूजेस मेटाकॉग्निशन, जब एक लर्नर मेटाकॉग्निशन का इस्तेमाल करता है, दे आर कंटेम्पलेटिंग एंड रिवाइजिंग देयर थॉट्स, वो अपने थॉट्स को खुद रिवाइज करते हैं, एंड टू मेक श्योर दे ट्रूली अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन। ठीक है, मेटाकॉग्निशन बेसिकली क्या हो गया कि अपनी थिंकिंग के बारे में दोबारा से थिंक करना। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्या होती है। इसमें मेमोराइजेशन इंक्लूड नहीं होता बिल्कुल भी, इसमें हमें फैक्ट से कुछ नया चीज़ बनाना होता है, और हमें चीज़ों को समझना है, कनेक्ट करना है, कैटेगराइज करना है, मैनिपुलेट करना है, पुट देम टुगेदर, उनको एक साथ लाना है, नई सिचुएशन में उसे अप्लाई करना है, नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है तो हम ब्लूम्स के बारे में जान लेते कि ब्लूम आखिरकार कौन थे। ठीक है, ब्लूम का जो पूरा नाम था वो था बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। ठीक है, इनका ये पूरा नाम था। इनका बर्थ हुआ था Feb 21, 1930 में। कहाँ हुआ था? लैंसफोर्ड पेंसिल्वेनिया में। इनकी डेथ हुई थी September 13, 1999 में, 86 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, इसमें इनकी डेथ हुई थी। कहाँ पर हुई थी? शिकागो में। नेशनैलिटी थी इनकी कहाँ की? यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीज़न थे। इन्होंने पीएचडी करी थी किसमें? एजुकेशन में। ठीक है, पीएचडी इन एजुकेशन था, तो इनको क्या है, एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रुचि थी। ठीक है, तो इनका ऑक्यूपेशन क्या था? ये थे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, और अमेरिकन एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन में क्या थे? एम्प्लॉयर थे, जॉब करते थे। तो ये था ऑल अबाउट बेंजामिन ब्लूम। अब बेंजामिन ब्लूम ने, ठीक है, बेंजामिन ब्लूम ने क्या? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को डेवलप किया। अब देखते हैं कि इन 1956 बेंजामिन ब्लूम्स वॉज डेवलप द ब्लूम टैक्सोनॉमी विद हिज फेलो कलीग्स। ठीक है, उन्होंने अपने फेलो कलीग्स के साथ मिल करके कब? 1956 में क्या किया? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को डेवलप किया एंड वर्क ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। उन्होंने किस चीज़ पर वर्क किया था? इंटेलेक्चुअल बिहेवियर पर। ठीक है, बच्चों का जो मानसिक विकास होता है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर होता है, उनके ज्ञान का विकास होता है, उसके ऊपर रिसर्च की। एंड इम्पॉर्टेंट इन लर्निंग, ठीक है, क्योंकि लर्निंग में इम्पॉर्टेंट होते हैं। दे प्रोड्यूस अ हैंडबुक, उन्होंने एक हैंडबुक को बनाया जिसका टाइटल क्या था? टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैंडबुक 1956। ये किस चीज़ पे फोकस करती थी? कॉग्निटिव डोमेन पर। जो ये हैंडबुक थी इनकी, इसका फोकस था कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर। ठीक है, जो इन्होंने अपने फेलो कलीग्स के साथ 1956 में डेवलप की थी। उसके बाद सेकंड हैंडबुक आई थी हमारी। ठीक है, सेकंड हैंडबुक किस पे आई? अफेक्टिव डोमेन पर आई, और एडिटेड बाय, इसको किसने एडिट किया? क्रैथहॉल ने 1964 में। ठीक है, जो पहला डोमेन था कॉग्निटिव डोमेन, उस पर जो हैंडबुक आई थी वो कब आई थी? 1956 में। उसके बाद जो सेकंड हैंडबुक आई वो आई थी अफेक्टिव डोमेन के ऊपर, वो आई थी कब? 1964 में। उसके बाद थर्ड डोमेन के लिए, जो हमारा साइकोमोटर डोमेन माना जाता है, उसके लिए कोई हैंडबुक नहीं आई। ठीक है, एंड डोमेन, ठीक है, कोई पब्लिश नहीं करी। ठीक है, कमेटी, बिकॉज द लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग दिस डोमेन, इस डोमेन के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई, तभी इसके लिए कोई हैंडबुक नहीं आई थी। बट सो सब्सटीट्यूट डोमेन टैक्सोनॉमी, बट हैंडबुक नहीं आई, बट इसके ऊपर काफ़ी जो है ऑथर्स ने वर्क किया। ठीक है, अब जैसे कि सिम्पसन एंड हैरो ने 1972 में इस डोमेन को क्या है? डेवलप किया था, एंड डेव ने 1975 में से डेवलप किया था। तो
चलिए, ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब देख लेते हैं कि ब्लूम टेक्सोनोमी के जो एरिया के डोमेन्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन की। तो कॉग्निटिव डोमेन सबसे पहली डोमेन मानी जाती है। तो ये किससे बेस होती है? ये होती है नॉलेज बेस्ड होती है, कि हमारी जो ज्ञान है, ठीक है, वो ज्ञान हमारा कैसा है, ठीक है, किस लेवल पर है। इसके अंदर बेसिकली 6 लेवल्स को क्या किया जाता है, 6 लेवल को इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद होती है हमारी अफेक्टिव डोमेन। इसे हम एटीट्यूडनल डोमेन भी बोलते हैं। हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारे अंदर इमोशंस, हमारी फीलिंग्स जो हैं वो अफेक्टिव डोमेन में आती हैं। उसके बाद आ जाता है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन इज़ अ स्किल बेस्ड डोमेन। इसमें क्या है, स्किल्स का यूज़ किया जाता है। हम अपनी मसल्स का इस्तेमाल करके, ठीक है, अपने हैंड्स, फीट, अपनी मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली हम 6 लेवल्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम ना 3H की भी बात करते हैं, 3H की बात करते हैं। तो अगर हम 3H क्या होते हैं? एक होता है हेड, हार्ट एंड हैंड, ठीक है, हेड, हार्ट एंड हैंड। अब देखिए, आप खुद देखिए, जब हम हेड की बात करते हैं, अपने दिमाग की बात करते हैं, तो दिमाग किस चीज़ से रिलेटेड होता है? हमारा जो हेड होता है वो किस चीज़ से रिलेटेड होता है? कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड होता है। और जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट किससे रिलेटेड होता है? अफेक्टिव डोमेन से। हमारी फीलिंग्स हमारे हार्ट से कनेक्टेड होती है, हमारे दिल से कनेक्टेड होती है। हमारे हैंड्स किससे कनेक्टेड होते हैं? साइकोमोटर डोमेन से। जब हम अपने हाथों का, अपने पैरों का, अपनी मसल्स का इस्तेमाल करके कोई चीज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डांसिंग करना, साइकिलिंग करना, ठीक है, कार ड्राइव करना, पेंटिंग बनाना, तो ये सब क्या है? स्किल्स हैं। हमने अपने हैंड्स का, अपनी मसल्स का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम डोमेन्स ऑफ एजुकेशन फॉर्मुलेटेड बाय ब्लूम्स। कॉग्निटिव डोमेन, जैसे कि आपको पता चल गया कि कॉग्निटिव डोमेन नॉलेज से रिलेटेड होती है, ज्ञान से रिलेटेड, हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड होती है। इसके अंदर हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़, इसके अंदर क्या होती है? हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़, ठीक है। इसके अंदर हमारी नॉलेज और थिंक जो होती है, हमारी थिंकिंग होती है, हमारा विचार, सोचने विचारने का जो तरीका होता है, उसको इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद अफेक्टिव डोमेन आपको पता ही चल गया, जैसे कि इसके अंदर क्या है? ग्रोथ इन फीलिंग्स, इमोशंस एरिया, ठीक है। हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं इसमें इंक्लूड की जाती हैं। फीलिंग्स, इमोशन, बिहेवियर एंड एटीट्यूड, और हमारी फीलिंग्स। उसके बाद है हमारा साइकोमोटर डोमेन। और साइकोमोटर डोमेन में क्या होता है? फिजिकल स्किल, ठीक है, हमारी जो भी फिजिकल मूवमेंट है, फिजिकल स्किल्स है, उसको हम इंक्लूड करते हैं। मैनुअल और फिजिकल स्किल्स, ठीक है। चलिए, अब देखिए किस तरह से पिरामिड बनाया गया है। अगर हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करें, तो जो सबसे लोअर लेवल पर आती है हमारी नॉलेज, ठीक है। लोअर लेवल से जब हम ऊपर जाते हैं, नॉलेज के बाद आती है हमारी कॉम्प्रीहेंशन, देन एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। अब इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसी तरह क्या है, हमारी अफेक्टिव डोमेन में सबसे जो लोअर लेवल की होती है वो होती है रिसीविंग, देन रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड करेक्टराइजेशन ऑफ वैल्यू सेट। उसी तरह से हमारी साइकोमोटर डोमेन में रिफ्लेक्स मूवमेंट, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट, परसेप्चुअल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, स्किल्ड मूवमेंट एंड नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। इस तरह से ये हमारे तीनों डोमेन्स के पिरामिड्स हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी? कॉग्निटिव डोमेन की। बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव डोमेन किससे रिलेटेड होता है? हमारी नॉलेज से, हमारी थिंक से, ठीक है। सो कॉग्निटिव डोमेन इज अ मॉडल दैट क्लासीफाई थिंकिंग अकॉर्डिंग टू 6 कॉग्निटिव लेवल्स। इसके अंदर बेसिकली 6 हमारे कॉग्निटिव लेवल्स को हम इसी में इंक्लूड करते हैं। ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज एज इज मोस्ट परवेसिव इन करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉग्निटिव, क्योंकि हम जो भी चीज़ सीखते हैं वो हमारे क्या है? मस्तिष्क से, हमारे इंटेलिजेंस से ही सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम 6 लेवल्स को इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला लेवल होता है नॉलेज का। नॉलेज हमारा सबसे लोअर लेवल का होता है, ठीक है। जैसे ये पिरामिड है, तो ये जो सबसे लोअर लेवल है क्या है? नॉलेज। किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं? सबसे पहले अपने नॉलेज लेवल पे सीखते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ की नॉलेज होती है, हमें किसी चीज़ के बारे में पता चलता है जस्ट। उसके बाद क्या होता है? कॉम्प्रीहेंशन आता है। कॉम्प्रीहेंशन मतलब कि जो चीज़ हमने सीखी है, मतलब जो चीज़ हमें बताई गई है, कॉन्सेप्ट बताया गया है, उसको फिर हम क्या करेंगे? कॉम्प्रीहेंड करेंगे, ठीक है, उसकी व्याख्या करेंगे अपने शब्दों में। उसके बाद क्या आता है? एप्लीकेशन आती है। एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन मतलब उसको हम
किसी नई सिचुएशन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एनालिसिस। उसके बाद हम उस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, जब हम कॉन्सेप्ट को क्या करें, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, टुकड़ों में तोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि हम उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएँ, तो उसको हम एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। फैक्ट्स को, कॉन्सेप्ट को, प्रिंसिपल्स को क्या करना, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना कहलाता है एनालिसिस। अब सिंथेसिस क्या होता है, सिंथेसिस क्या होता है कि अब उन ब्रेक किए हुए, जो भी हमने ब्रेक की थी इन्फॉर्मेशन, उनको इकट्ठा करना इन्फॉर्मेशन को, और उससे कुछ नई चीज़ बनाना, ठीक है ना। तो सिंथेसिस का मतलब होता है कि इकट्ठा करना चीज़ों को, जॉइन देम एंड मेक समथिंग न्यू, ठीक है। कुछ नया और इनोवेटिव जब हम चीज़ करते हैं तो उसको हम सिंथेसिस बोलते हैं। आफ्टर दैट इवेल्यूएशन, ये होती है हमारी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। किसी चीज़ को क्या करना, इवेल्युएट करना, मतलब जजमेंट देना, ठीक है। जब हम किसी चीज़ में अपनी वैल्यूइंग जजमेंट को ऐड कर देते हैं तब हम उसको इवेल्यूशन कहते हैं। बेसिकली ये जो हमारे 3 स्किल्स होती हैं, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन, ये हमारी लोअर लेवल थिंकिंग स्किल होती हैं। और जो ये 3 होती हैं, जिसमें आता है एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन, ये होती है हमारी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ठीक है। चलिए अब वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी क्या प्रोवाइड करती है, द बेसिस ऑफ क्रिएटिंग क्लियर स्टूडेंट लर्निंग एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिबल टू स्टूडेंट्स, जो भी चीज़ है वो कॉम्प्रिहेंसिबल होनी चाहिए, लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए, एविडेंट होनी चाहिए, ऑब्जर्वेबल, इन फुलफिलमेंट, अटेनमेंट होना चाहिए, अटेनेबल होनी चाहिए, ठीक है, बट अ हायर स्टैंडर्ड, रिलेटेड टू द कोर्स एंड कंटेंट ऑफ गोल्स, ठीक है। तो ये ब्लूम टेक्सोनोमी बेसिकली हमें प्रोवाइड करती है। चलिए अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं हमारी इन 6 लेवल्स को। तो सबसे पहला आ जाता है नॉलेज। अब नॉलेज का क्या मतलब होता है, ठीक है, ज्ञान। सो द लर्नर शुड बी एबल, तो लर्नर क्या करता है, अक्वायर स्पेसिफिक फैक्ट्स, आइडियाज़ और वोकेबलरी। जब भी हम बच्चे को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो हम बच्चे को क्या करते हैं, कुछ फैक्ट्स बताते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बताते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं क्लासरूम में पढ़ाते हुए। तो बच्चा क्या करता है, उसको सुनता है, ठीक है, उसने सुना वो चीज़ों को और उसने क्या कर लिया, मेमोराइज कर लिया चीज़ों को, ठीक है। वोकेबलरी है, उसने मेमोराइज कर ली, फैक्ट्स को मेमोराइज कर लिया। तो फिर इसके बाद क्या आता है, रिकॉल करना एंड मूव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू द लॉन्ग टर्म मेमोरी। पहले क्या है, हम उसको कुछ चीज़ पढ़ाते हैं तो उसके शॉर्ट मेमोरी के अंदर जो होते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी में थोड़े समय के लिए होता है। जब वो चीज़ों को बार बार रिकॉल करता है, रिवाइज करता है, तो धीरे 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 उसको क्या है, वो चीज़ याद हो जाती है। जैसे हम स्टार्टिंग में स्कूल में जाते थे तो हमें क्या है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हमें पढ़ाया जाता था, ठीक है। हमें वो चीज़ तब याद नहीं होती थी, ठीक है। फिर हम उसको बार बार क्या करते रहे, रिकॉल करते रहे, बार बार उसको पढ़ते रहे, याद करते रहे। अब वो हमारी मेमोरी में क्या, लॉन्ग टर्म मेमोरी में अब हमारी वो सेव है, ठीक है। अब जैसे कि हम काउंटिंग सीखते हैं, अल्फ़ाबेट्स सीखते हैं, ठीक है, मंथ्स नेम, कलर्स नेम, जो भी हम सीखते हैं वो सब क्या है, हमारी नॉलेज लेवल पर हम सीखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें हम क्या, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ जाते हैं। अब देखिए, अब हम इसमें ना कुछ वर्ब्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन। अब बच्चों को हमने कुछ भी चीज़ पढ़ाई, ठीक है, तो हम क्या मानते हैं कि बच्चा क्या कर पाएगा, उस चीज़ को डिफाइन कर पाएगा, ठीक है ना। अब मैंने बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ाया है, तो मैं पढ़ाने के बाद ये अज्यूम करूँगी और ये सोचूंगी कि बच्चा कम से कम अब उसका मीनिंग मुझे बता पाएगा, डिफाइन कर पाएगा कि लॉ ऑफ ग्रेविटी का क्या मतलब होता है। उसके बाद है लिस्ट कर पाएगा, ठीक है, चीज़ों को लिस्ट कर पाएगा, लिस्ट बना पाएगा, रिकॉर्ड कर पाएगा, रिपीट कर पाएगा चीज़ों को, उनका नेम बता पाएगा एंड रिकॉल कर पाएगा। मीन्स सबसे लोअर लेवल पे बच्चा क्या कर पाएगा, ठीक है। अब आपने बच्चों को क्या है कि मंथ्स नेम सिखाए हैं, ठीक है, तो बच्चा क्या है, बता पाएगा मंथ्स नेम क्या है, उनकी लिस्ट बना पाएगा, उनके नेम बता पाएगा, रिकॉल कर पाएगा। तो ये सब क्या है, लोअर लेवल थिंकिंग स्किल में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की, ठीक है। नॉलेज के बाद क्या आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, एक स्टेप ऊपर। अब लर्नर क्या करने के लायक बन जाएगा, ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ द मटेरियल लर्न। जो भी मटेरियल उसको बताया है उसका मीनिंग वो जान पाएगा कि वो कहना क्या चाहता है, सिर्फ उसको मेमोराइज नहीं कर पाएगा, उसका मीनिंग भी जान पाएगा। कम्युनिकेट व्हाट हैज़ बीन लर्न एंड इंटरप्रेटेड।
जो भी उसने लर्न किया है, जो भी उसे पढ़ाया गया है, उसको वो क्या करेगा, लर्न तो कर लेगा, उसको बता भी पाएगा दूसरों को, कम्युनिकेट कर पाएगा, रीच द अंडरस्टैंडिंग, और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, उस चीज़ों को पहचानना वो सीख जाएगा। अब इसमें क्या कर पाएगा, इसमें हम किस वर्ब को इंक्लूड करते हैं, द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब, बच्चा क्या कर पाएगा, डिस्क्राइब कर पाएगा, दूसरों के साथ उस चीज़ को डिस्कस कर सकता है। स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन, बच्चा चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकेगा, आइडेंटिफाई कर सकेगा, लोकेट कर सकेगा एंड रिपोर्ट कर सकेगा। इन वर्ब्स को हम इसमें बेसिकली यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारी आगे बढ़ते हैं, हमारी स्किल आती है एप्लीकेशन, ठीक है, फिर आती है, ये भी क्या है, लोअर लेवल की ही है। अब एप्लीकेशन में क्या आ जाएगा कि यूज़ लर्न नॉलेज, अपनी जो लर्न नॉलेज है उसको यूज़ कर सकेगा इन अ न्यू और अ कंक्रीट वे, कई उसके सामने अगर कोई नई सिचुएशन आ गई, ठीक है, तो उसको यूज़ कर पाएगा। अब जैसे बच्चे ने मंथ्स के नेम सीखे हैं, कोई उससे पूछता है कि आपका बर्थ जो है वो किस मंथ में आता है, तो वो बता पाएगा कि मेरा आता है जनवरी में या आता है फेब में। तो वो कोई भी नई सिचुएशन होगी तो वो क्या कर पाएगा, अपनी उस नॉलेज को यूज़ कर पाएगा, ठीक है। टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम, कोई भी नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो उस चीज़ को यूज़ कर पाएगा, ठीक है। अब जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि बच्चों को कलर्स पता चल गए हैं कि कौन सा कलर कौन सा है, तो कोई भी उससे पूछेगा कि सामने जो पेंटिंग है उसमें कौन सा कलर यूज़ हुआ है, तो बच्चा बता पाएगा कि इसमें ऑरेंज कलर है या ब्लू कलर है। तो इस तरह से बच्चा क्या करता है, अपनी नॉलेज को नई सिचुएशन में जब यूज़ करना सीख जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन करना। अब इसमें कौन कौन सी वर्ब यूज़ होती हैं, इसमें बच्चा यूज़ कर पाएगा, कंप्यूट कर पाएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, डेमोन्स्ट्रेट कर पाएगा, अप्लाई कर पाएगा एंड कंस्ट्रक्ट कर पाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एनालिसिस में। ये हमारी है 3 स्किल होती है हमारी कॉग्निटिव में, लोअर लेवल की, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन। उसके बाद एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन क्या होती है हमारी हायर ऑर्डर की, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब इसमें बच्चा क्या कर पाएगा, टेक आइडियाज़ एंड नॉलेज अपार्ट, ठीक है, बच्चा आइडियाज़ लगा पाएगा, ठीक है, नॉलेज के अलावा। देन डिसमेंटल कॉन्सेप्ट इनटू देयर कंपोनेंट्स। अब एनालिसिस जहाँ पर भी वर्ड आए तो आप समझ जाइएगा, एनालिसिस का मतलब होता है टू ब्रेक, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में जब हम चीज़ों को बांट देते हैं तो उसको हम एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। तो डिसमेंटल कर देगा कॉन्सेप्ट को, अलग अलग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। सीक्स लिंक बिटवीन कॉन्सेप्ट, कंपेयर एंड फाइंड व्हाट इज़ यूनिक कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, चीज़ों को टुकड़ों में बांटेगा और देखेगा कि इसके अंदर क्या है, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद इसमें बच्चा क्या कर पाएगा, द स्टूडेंट विल बी एबल टू एनालाइज कर सकेगा, चीज़ों को कैलकुलेट कर सकेगा, डिस्टिंग्विशेस, टुकड़ों में तोड़ेगा तभी तो वो भेद करना सीखेगा कि दोनों चीज़ों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एग्जामिन कर पाएगा, एक्सपेरिमेंट कर पाएगा, रिलेट कर पाएगा चीज़ों को एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा। और उसके बाद देखिए सिंथेसिस आ जाता है। सिंथेसिस क्या होता है, ये भी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। सिंथेसिस में बच्चा रीऑर्गेनाइज कर पाएगा पार्ट्स को, ठीक है। एनालिसिस में पार्ट्स को ब्रेक करता है, सिंथेसिस में रीऑर्गेनाइज करता है, फैली हुई जो भी उसकी कॉन्सेप्ट है उनको इकट्ठा करता है और कुछ नई चीज़ को डिराइव करता है। न्यू और ओरिजिनल कॉन्सेप्ट और आइडिया, मेक प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ नॉलेज, ठीक है, नई प्रेडिक्शंस लगा पाएगा, नए कॉन्सेप्ट को क्या कर पाएगा, डेवलप कर पाएगा। इसमें देखिए अब अरेंज ही करेगा, वो जो चीज़ उसने बिखर गई है उससे वो चीज़ों को इकट्ठा करके अरेंज करेगा, कंपोज करेगा कुछ नया चीज़, देन फॉर्मुलेट करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा, कुछ चीज़ प्रिडिक्ट कर पाएगा, ठीक है, कि ऐसा होगा तो इससे ऐसा हो सकता है, ठीक है। देन डिज़ाइन कर पाएगा एंड क्रिएट कर पाएगा। उसके बाद हमारी जो 6th लेवल है ये हमारी सबसे हायर ऑर्डर की, ठीक है। तो इवेल्युएशन में क्या कर पाएगा बच्चा, जजमेंट। इसको जब भी इवेल्युएशन का वर्ड कहीं आप सुने तो इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है कि वैल्यू जजमेंट देना, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में अपनी राय जब हम देते हैं ना, अपनी राय हम ऐसे ही नहीं देते किसी चीज़ के बारे में, जब हम किसी चीज़ के बारे में अच्छे से सोचते हैं, विचारते हैं और हमें किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह से पता है तभी हम अपनी जजमेंट दे पाते हैं। तो ये सबसे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल मानी जाती है कॉग्निटिव डोमेन की। सो मेक जजमेंट और डिसीजंस बेस्ड ऑन लॉजिकल क्राइटेरिया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर हम किसी चीज़ को लॉजिकली सोचेंगे कि ये चीज़ सही है, ये गलत है,
तब ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो क्या है, इसमें बच्चा रेट कर पाएगा, असेस कर पाएगा, कंक्लूजन दे पाएगा एंड मेक वैलिड चॉइस, सही चीज़ के बारे में सोच पाएगा और सही डिसीजन ले पाएगा। इसमें वर्ब हम कौन कौन सी यूज़ करेंगे? द स्टूडेंट विल बी एबल टू असेस, स्टूडेंट विल बी एबल टू सिलेक्ट, रेट, एस्टिमेट, कंपेयर, जज, देखिए जज कर पाएगा, रिवाइज कर पाएगा किसी चीज़ को, और इन माय ओपिनियन, और अपना ओपिनियन दे पाएगा, ठीक है। अपना ओपिनियन देना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमने 6 लेवल्स पढ़े हैं, ये क्या है हमारे कॉग्निटिव डोमेन की। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड डोमेन जो है अफेक्टिव डोमेन। ये किस चीज़ से रिलेटेड होता है? हमारे हार्ट से रिलेटेड होता है। इसमें हमारी फीलिंग्स, इमोशंस एंड हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। सिर्फ हम दिमागी तौर पर ही नहीं सोचते, हम अपने दिल से भी सोचते हैं, ठीक है। कई बार हमारे किसी भी चीज़ में हमारे इमोशंस भी अटैच होते हैं, तो वो हमारे इमोशंस क्या है, वो हमारा अफेक्टिव डोमेन होता है। इसमें सबसे पहले आता है रिसीव करना, ठीक है। कोई भी चीज़, कोई भी कॉन्सेप्ट टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, बच्चे का मन है तो बच्चा उस चीज़ पे ध्यान देता है, बच्चे का मन है तो वो ध्यान नहीं देता, ठीक है। बच्चे की अपनी खुद की विलिंग है, ठीक है, विलिंगनेस, तो विलिंगनेस टू लिसन और सी, ठीक है। क्योंकि क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, क्लास में 30 या 40 स्टूडेंट हैं, हर एक बच्चा ज़रूरी नहीं है कि टीचर की बात सुने, ध्यान से सुन रहा है, नहीं सुन रहा। जिस बच्चे का मन होता है वो सुनता है, जिसका नहीं होता वो नहीं सुनता है, ठीक है। तो इसमें रिसीव करना, ये लिसन करना पूरा का पूरा क्या है, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारी क्या है फिर, लोअर लेवल की है, ठीक है। ये हमारी क्या है, लोअर लेवल थिंकिंग स्किल है। उसके बाद रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। अब मान लो कि जो बच्चा सुन रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है, रिस्पॉन्स भी देता है। कई बार क्लास में टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब जो बच्चा क्या करता है, वो चीज़ सुन रहा है अच्छे से, वो उस चीज़ को रिस्पॉन्ड भी करता है, ठीक है, आंसर भी देता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स क्या है, विलिंगनेस होता है। बच्चा विलिंगनेस से सुन रहा है और क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसके बाद वैल्यूइंग करना, वैल्यू मतलब क्या होता है, इंटरनलाइज द वर्दीनेस, ठीक है। वैल्यू करना कि जो भी चीज़ टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, बच्चा उसमें कुछ चीज़ अपनी तरफ से ऐड करता है, अपनी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड कुछ और ऐड ऑन करना चाहता है, वो बता सकता है, ठीक है। तो क्या करता है, इंटरनलाइज करता है वर्दीनेस को, कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, और कुछ न्यू चीज़ को ऐड करना। उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन करना, एबिलिटी टू सी द वैल्यू, ठीक है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, स्टेप बाय स्टेप अपने स्कीमाज के अंदर उसको क्या करता है, फिक्स करता है। उसके बाद आ जाता है करेक्टराइजेशन बाय अ वैल्यू, ठीक है। बिहेवियर कंसिस्टेंस विद द वैल्यू, अब जो भी कॉन्सेप्ट बच्चे ने सीखा है उसको जब बच्चा अपने ही बिहेवियर में क्या कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है, अपने बिहेवियर में ढाल लेता है चीज़ों को, और जब भी कोई वैसी ही सिचुएशन आएगी और बच्चा वही बिहेवियर करता है तो उसको हम कहते हैं करेक्टराइजेशन बाय अ वैल्यू। उस वैल्यू को बच्चे ने क्या कर लिया, अपने अंदर कंसिस्टेंट कर लिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साइकोमोटर डोमेन के बारे में। ये हमारा थर्ड डोमेन है। ये किससे रिलेटेड होता है, हमारे हैंड्स से रिलेटेड होता है। किससे होता है, हमारे हैंड्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो सबसे लोअर लेवल का जो स्किल होती है वो होती है रिफ्लेक्स मूवमेंट। उसके बाद होता है फंडामेंटल मूवमेंट, आफ्टर दैट परसेप्चुअल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, स्किल्ड मूवमेंट एंड नॉन डिस्कर्सिव मूवमेंट। ये पिरामिड इस तरह से चलता है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रिफ्लेक्स मूवमेंट की, कि रिफ्लेक्स मूवमेंट क्या होता है। देखिए रिफ्लेक्स मूवमेंट क्या होता है कि इसमें ना इनवॉलेंट्री रिएक्शन करता है बच्चा। जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या करता है, अपनी पलके झपकाता है, ठीक है, पलके झपकाता है, अपने जो हैंड्स होते हैं उनको जर्क करता है। ये सब क्या होता है, बच्चा इनवॉलेंट्री करता है, ठीक है, अपने आप ही बच्चा करने लगता है, ठीक है। तो इसको करने के लिए उसको कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। तो ये होता है हमारी रिफ्लेक्स मूवमेंट, जो ऑटोमेटिकली अंदर से ही इनवॉलेंट्री बच्चा क्या करता है, सीखता है अपने हैंड मूवमेंट्स का इस्तेमाल करना, अपने पैरों का इस्तेमाल करना। तो ये इनवॉलेंट्री माने जाते हैं। उसके बाद आ जाता है बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट। बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट आता है, इसमें आता है बेसिक सी मूवमेंट उसे करनी पड़ती है, थोड़ा सा एफर्ट बच्चे को लगाना पड़ता है, जैसे कि चीज़ों को ग्रैस्प करना,
वॉक करना, स्टैंड करना एंड थ्रो करना। किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए बच्चे को एफर्ट तो लगाना पड़ेगा अपना, ठीक है। तो एफर्ट लगाना, चलने के लिए बच्चे को एफर्ट लगाना पड़ेगा, अपनी मसल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने फीट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। खड़ा होने के लिए बच्चे को एफर्ट लगाना पड़ता है। तो ये बेसिक से फंडामेंटल मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। और थ्रो करना, किसी चीज़ को ऐसे फेंकना, ठीक है, बॉल को या फिर किसी भी टॉय को इस तरह से फेंकने के लिए बच्चे को क्या, हाँ, अपनी मसल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है बेसिकली। उसके बाद आ जाता है परसेप्चुअल एबिलिटी, ठीक है। बच्चा क्या करता है, चीज़ों को परसीव करता है। ये बेसिक रिस्पॉन्स होते हैं, जैसे कि चीज़ों को कैच करना है। अगर कोई इसके बच्चे की तरफ किसी चीज़ को थ्रो कर रहा है तो बच्चा उसको कैच करता है, अपनी परसेप्शन का, अपने दृष्टिकोण का इस्तेमाल करता है। किसी चीज़ को राइट करने के लिए, लिखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए और डिस्टिंग्विशेस, ठीक है, डिस्टिंग्विशेस करने के लिए, चीज़ों को क्या, भेद करने के लिए बच्चा अपनी परसेप्चुअल जो एबिलिटी है उसका इस्तेमाल करता है। उसके बाद आता है फिजिकल एबिलिटी। फिजिकल एबिलिटी क्या है, उसकी शारीरिक क्या एबिलिटी है, तो फिटनेस कैसी है उसकी शरीर की। अब क्या है इसमें, एंड्योर, मेंटेन, रिपीट करना, इंक्रीज करना, एक्सीड करना। अब इसमें हम और क्या कह सकते हैं कि वो रफ वेदर में किस तरह से, अगर जैसे बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है, बच्चा ठंड में खुद को कैसे ढाल सकता है, बारिश है, बारिश में किस तरह से खुद को डाल सकता है। तो मतलब अपने शरीर से वो क्या चीज़ कर सकता है, कितनी हद तक वो चीज़ों को सहन कर सकता है, उसकी फिटनेस कैसी है, तो ये फिजिकल एबिलिटी के अंदर आ जाता है। उसके बाद आता है हमारा स्किल्ड मूवमेंट। स्किल्ड मूवमेंट क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस, ये थोड़े मुश्किल वाले ऑपरेशन होते हैं। अब स्किल कैसे, जैसे कि बच्चा ड्राइव करना, कोई भी है वो ड्राइव करना सीखता है, किसी चीज़ को बिल्ड करना सीखता है, जगल करना सीखता है, प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड क्राफ्ट। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें क्या है, अपने एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। अब मुझे टाइपिंग सीखनी है तो टाइपिंग सीखने के लिए मुझे एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे, लगातार बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी मैं टाइपिंग सीख पाऊँगी, ठीक है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है, तबला सीखना है, पियानो सीखना है या डांस सीखना है, तो इन सब के लिए क्या है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं, तभी हमें ये स्किल्स आती हैं। और जो सबसे हायर ऑर्डर जो स्किल मानी जाती है वो होती है नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि मीनिंगफुली एक्सप्रेसिव एक्टिविटीज़ और आउटपुट। मीनिंगफुली एक्सप्रेस करना किसी चीज़ को। अब जैसे कि हम मूवीज़ देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि सारा क्या है, काल्पनिक सीन होता है, बट जो एक्टर और एक्ट्रेसेस होते हैं वो उस काल्पनिक सीन को इस तरह से अपने अंदर क्या करते हैं, डेवलप करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किसी भी रोल को वो जब प्ले करते हैं और अपने इमोशंस के थ्रू लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। कि वो अपने भावों के द्वारा घर पे बैठी ऑडियंस को भी रोने पर मजबूर कर देते हैं, ठीक है। जो आर्टिस्ट होता है वो पेंटिंग्स बनाता है, पेंटिंग्स बना करके क्या करता है वो, कि अपनी फीलिंग्स को उस इमेज में क्या करता है, पूरी तरह से इमेज में डाल देता है। तो इस तरह से इसमें क्या क्या है, एक्सप्रेस, कन्वे फीलिंग्स एंड मीन्स थ्रू मूवमेंट एंड एक्शंस। जब हम अपनी मूवमेंट एंड अपने एक्शंस के थ्रू क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। ये हमारी सबसे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल मानी जाती है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद ना हम बात कर लेते हैं कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी को फिर रिवाइज भी किया गया था 2001 में, ठीक है। रिवाइज किया गया था तो इसमें बेसिकली क्या है, कॉग्निटिव डोमेन जो है हमारा, उसमें चेंजेस लाए गए थे। वो कैसे, जो हमारा नॉलेज था, नॉलेज को क्या है, रिमेंबरिंग कर दिया गया था। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन को अंडरस्टैंडिंग कर दिया गया था, अप्लाई को अप्लाइंग, देन एनालाइज को एनालाइजिंग, फिर उसके बाद क्या है, सिंथेसिस को ख़त्म कर दिया गया, सिंथेसिस की जगह क्रिएटिंग किया गया एंड इवेल्युएटिंग किया गया, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं इसे भी हम। देखिए अब जैसे यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ओरिजिनली हमारे पास जो थी ब्लूम टेक्सोनोमी जो 1956 में ब्लूम ने दी थी, ठीक है, और ये क्या है 2001 में। तो अब देखिए, अब इसमें बेसिकली क्या चेंज किया गया, नॉलेज जो है, नॉलेज को चेंज कर दिया गया रिमेंबरिंग में, ठीक है। तो उसके बाद अब जैसे ये नाउन थे, नाउन से वर्ब की फॉर्म में से कन्वर्ट कर दिया गया, कॉम्प्रीहेंशन को अंडरस्टैंडिंग में, एप्लीकेशन को अप्लाइंग में, एंड एनालिसिस को
एनालाइजिंग में सिंथेसिस जैसे है, सिंथेसिस को कन्वर्ट करके क्रिएटिंग कर दिया गया एंड इवेल्युएशन को नीचे ले आया गया। ठीक है, तो ये बेसिकली चेंज किया गया था न्यू रिवाइज्ड जो ब्लूम टेक्सोनोमी है इसमें। अब देख लेते हैं चेंजेस इन टर्म्स की किन टर्म्स में से चेंज किया गया। सबसे पहला है द 6 नेम्स ऑफ मेजर कैटेगरीज वर चेंज फ्रॉम नाउन टू वर्ब। अब नाउन थी, संज्ञा से क्या है क्रिया में इसे परिवर्तित किया गया। ठीक है, पहली बात ये। देन as the taxonomy reflects different from of thinking and thinking is active process, verb were more accurate। अब देखिए इसमें बात करी गई है कि क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं सोचना, और सोचना क्या है एक संज्ञा नहीं है बल्कि सोचना क्या है क्रिया है। तो क्रिया है, एक्टिव है, तभी हमने इसको क्या कर दिया वर्ब में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको वर्ब को ज़्यादा एक्यूरेट वर्ड माना गया। उसके बाद द सब कैटेगरीज ऑफ 6 मेजर कैटेगरीज वर ऑल्सो रिप्लेस्ड बाय द वर्ब, तो इसको वर्ब से रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, देन सम कैटेगरीज वर रीऑर्गेनाइज्ड, कुछ कैटेगरीज को रीऑर्गेनाइज किया गया, जैसे कि सिंथेसिस को कन्वर्ट कर दिया गया क्रिएटिंग में और उसको क्या है हायर ऑर्डर बना दिया गया, उसको 6th लेवल पे ले आया। और उसके बाद क्या है जो इवेल्युएट था, इवेल्युएट को इवेल्युएटिंग बना दिया गया और उसको 5th लेवल पे लाया गया। उसके बाद क्या किया गया कि द नॉलेज कैटेगरीज वर रीनेम्ड, नॉलेज की कैटेगरी को रीनेम कर दिया गया। नॉलेज इज एज प्रोडक्ट ऑफ थिंकिंग एंड इज इनकॉर्पोरेट टू डिस्क्राइब अ कैटेगरी ऑफ थिंकिंग एंड वॉज रिप्लेस द वर्ब रिमेंबरिंग, तो फिर हमने उसको रिप्लेस कर दिया रिमेंबरिंग से। उसके बाद क्या है हमने क्या किया कॉम्प्रिहेंशन को रिप्लेस कर दिया अंडरस्टैंडिंग में। सिंथेसिस को हमने रीनेम दे दिया क्रिएटिंग इन अ बेटर रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ थिंकिंग डिस्क्राइब बाय ईच कैटेगरी। सिंपल सी बात है। अब एम्फोसिस क्या है इसमें, चेंज इन एम्फोसिस की मोर ऑथेंटिक टूल फॉर करिकुलम प्लानिंग, इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी एंड असेसमेंट। ये बहुत ऑथेंटिक टूल माना जाता है। ठीक है, हमें करिकुलम को प्लान करना है, इंस्ट्रक्शन देने हैं बच्चों को। एम्ड एट अ ब्रॉडर ऑडियंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड ऑडियंस जो है वो है हमारा एम। देन ईजिली अप्लाई टू ऑल लेवल ऑफ स्कूलिंग, इसमें हम चाहे प्राइमरी लेवल हो, ठीक है, इसमें क्योंकि हम हर एक लेवल की बात करते हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, सेकेंडरी हो, सीनियर सेकेंडरी लेवल हो, तो इसमें सबको कवर किया जाता है। द रिवीजन एम्फोसिस एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सब कैटेगरीज, रिवाइज किया गया सबको। ठीक है, अब देखिए जैसे कि रिमेंबर है, ठीक है, रिमेंबर में क्या है कि रिकॉग्नाइजिंग एंड रिकॉलिंग द फैक्ट, बच्चा चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉल करता है। अंडरस्टैंडिंग में अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट, द फैक्ट मीन, ठीक है, कि फैक्ट का क्या मतलब है वो अच्छी से उसको समझ जाता है। अप्लाई करता है फैक्ट को, रूल्स को, कॉन्सेप्ट को एंड आइडियाज़ को न्यू सिचुएशंस में। एनालाइज का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था कि चीज़ों को ब्रेक डाउन करना, इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में जोड़ देना। फिर उसके बाद इवेल्युएट का मतलब मैंने बताया था जजमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड आइडिया। अब क्रिएट का मतलब मैंने आपको बताया, सिंथेसिस का मतलब कंबाइन करना, तो क्रिएट का मतलब भी कंबाइन करना होगा, तो कंबाइनिंग पार्ट टू मेक अ न्यू होल, ठीक है, एक नई चीज़ को बनाने के लिए उनको कंबाइन करके कुछ नई चीज़ को बनाना। चलिए फिर अब एट द एंड हम क्या कह सकते हैं कंक्लूजन में कि द यूटिलाइजेशन ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, द एजुकेटर विल फ्रेमवर्क टू डेवलप लर्निंग सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब हमें एजुकेशन को क्या बनाना है, इफेक्टिव अगर हमें बनाना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को सिंपल से कॉम्प्लेक्स, जैसे कि हमने हर एक लेवल में कैसे बात करी, लोअर लेवल से हायर लेवल तक गए, जैसे कि नॉलेज के बाद कॉम्प्रीहेंशन, देन हमने बात करी एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, तो हम कैसे बात करते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। ठीक है, अगर हमें इसे पूरी तरह से यूटिलाइज करना है तो हमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना पड़ेगा। देन बिफोर वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वी हैव टू रिमेंबर इट, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने से पहले उसे रिमेंबर तो करना पड़ेगा ना। अब हमें चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, याद ही नहीं है, तो हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, पहले हम रिमेंबर करेंगे फिर अंडरस्टैंड करेंगे। देन बिफोर वी कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट, अब हमें चीज़ को अप्लाई करने से पहले क्या करना पड़ेगा, बिफोर एनालाइज इट, ठीक है, अप्लाई करने से पहले एनालाइज, देन इट वी एनालाइज इट, वी मेक, ठीक है, वी मस्ट बी एबल टू अप्लाई इट। ठीक है, हम एनालाइज करने से पहले अप्लाई करेंगे, देन बिफोर इवेलुएट
इट इज़ इम्पैक्ट टू एनालाइज, मतलब इसमें हम उल्टा चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमें चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा। रिमेंबर करने के बाद हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, अंडरस्टैंड करने के बाद अप्लाई करेंगे, देन हम उसे एनालाइज करेंगे, इवेल्युएट करेंगे एंड देन क्रिएट करेंगे। यही बात इसमें एंड में हमें कही गई है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ब्लूम टेक्सोनोमी। मैंने बड़े ही ईजी वर्ड में और ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। लोगों के, दूसरों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।